पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा अजमल खान। तो अभी हाल ही में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में किए गए एक शोध, एक रिसर्च में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैक्टीरिया की 4 स्ट्रेन का पता चला है। और वैज्ञानिकों की इस टीम में भारत के हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक टीम भी शामिल है और इन स्ट्रेन में से एक का नाम अजमल खान के नाम पे रखा गया। और क्या नाम रखा है? मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली। अजमल खान जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। फिर बताइए किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिनको वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और इन्हें ये सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। और इससे पहले 2019 में जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया था? प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। तो इस प्रश्न से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना। फिर है, हाल ही में किस पुस्तक ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा हेमनेट। तो मैगी ऑफ फॉरेल के द्वारा लिखी गई हेमनेट, जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु का अनुमान लगाया गया। तो इस हेमनेट नाम की पुस्तक ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है। इसके अलावा टॉम जॉल्नर की आइलैंड ऑन फायर द रिवोल्ट दैट एंडेड स्लेवरी इन द ब्रिटेन एम्पायर ने नॉन फिक्शन में अवार्ड जीता। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम की उपन्यास के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता था। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये, इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। संजय बारू की बात करेंगे, इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा है। फिर बताइए किसे 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रजनीकांत को। 1 लाइनर क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा रजनीकांत को और ये इसका 51वां संस्करण होगा। 2019 के लिए दिया जा रहा है, ये याद रखना है ना। इससे पहले 2018 का जो 50वां संस्करण था दादा साहब फाल्के अवार्ड का, वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और अगर पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड कब और किसे दिया गया था? 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को मिला था ये। फिर है, एम्पोरस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित लक्ता सेंटर, ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा रशिया में। लक्ता सेंटर जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है, जिसको एम्पोरस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये ऊंची इमारतों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और रूस ने पहली बार इस पुरस्कार को जीता है। और ये जो लक्ता सेंटर है इसकी ऊंचाई है 462 मीटर। बाकी रशिया में पढ़ चुके हैं, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट है, मिखाइल मिशुस्तिन इसके प्रधानमंत्री हैं। फिर बताइए किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंद्रन को। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ये विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिनको वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, अभी 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बाफ्ता अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो आंसर होगा नोमैडलैंड को। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, 2021 में ये बाफ्ता अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? 74th एडिशन है। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसके अध्यक्ष कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार हैं। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नोमैडलैंड को। अच्छा, बेस्ट फिल्म के अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं?
देखो 4 पॉइंट याद रख लिया करो, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट फिल्म तो हो गई नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर रहे एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी की। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म चुना गया किसे? मिसिंग यंग वुमेन को। और ये बात हो रही है बाफ्ता अवार्ड्स 2021 की। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 के बारे में, जो कि इसका 78th एडिशन था। उसमें भी बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड, और उसके बेस्ट डायरेक्टर हैं क्लोए झाओ, नोमैडलैंड की है ये। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा स्पेन। तो स्पेन का साविल शहर कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को होस्ट करेगा। इसे आखिरी बार 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। देखो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी इसकी यूरो है। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। फिर बताइए अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किस राज्य ने जीता है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं 2021 का तो ये ई पंचायत पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने, जबकि पिछले साल वाला यानी कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। वैसे आपको याद होगा अभी इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था बिहार, और तमिलनाडु के सेलम में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। फिर बताइए हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा पगलिया। तो अभी मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म है पगलिया, उसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। और ये जो पगलिया नाम की फिल्म है इसका निर्देशन और निर्माण विनोद सेम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। अभी आपको याद होगा 67th जो अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को, और 66th नंबर के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म रही थी थप्पड़। फिर बताइए अभी हाल ही में 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रॉबर्टो बेनिगनी को। तो ऑस्कर अवार्ड विजेता फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल के इतालवी निर्देशक व एक्टर हैं ये रॉबर्टो बेनिगनी, जिनको 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म रही थी लाइफ इज ब्यूटीफुल, जो 1997 में प्रदर्शित हुई थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑस्कर दिलाया था। अच्छा, क्रिस्टीन वर्मथ ये अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी। जेनेट येलेन ये नाम आपने सुना होगा, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। अच्छा बताइए 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। इनमें से एक है राजगीर और एक है बोधगया। तो ये 2023 से पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे। मतलब इन शहरों में जो एनर्जी आएगी वो अक्षय ऊर्जा से मिलेगी, ग्रीन एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। बाकी आप जानते हो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। देश का पहला चंदन संग्रहालय बना है कर्नाटक में, और देश का पहला टायर पार्क बना है पश्चिम बंगाल में। अच्छा बताइए पाक जलडमरू मध्य को यानी कि पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा श्यामला गुली। तो हैदराबाद की रहने वाली हैं ये, 47 ईयर इनकी उम्र है, नाम है इनका श्यामला गुली, और ये अभी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। पहली कौन थी? बुला चौधरी थी। बाकी आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, और लेफ्टिनेंट भावना कांत 2021 के
जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। और एम वीरलक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। फिर बताइए अभी किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है। इस टीके का नाम है कार्निवेकोव। रशिया, जिसकी कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ये राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी, हमने कहा यह राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है और महेंद्रगिरी के निवासियों को सोरा लोग यानी कि सोरा पीपल कहते हैं। बाकी देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। एस मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस बन गए। बाकी भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन सा? बिहार। अब बताइए पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे। तो इस जोन के अंतर्गत आने वाली 312 किलोमीटर की रेलवे लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। और भारतीय रेलवे ने क्या कहा कि वो किस वर्ष तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा? 2023 तक। और 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगेगा। बाकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी इन्होंने, जिसका नाम था वासुकी। और दक्षिण मध्य रेलवे की बात करेंगे तो डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया था इन्होंने। देखो, रेल मंत्री पीयूष गोयल है। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। इससे पहले थे विनोद कुमार यादव, अभी नए कौन बन गए ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अतः बताइए अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा नासा ने। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने अपने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की है। आर्टेमिस मिशन की बात करेंगे तो नासा का ये चंद्र मिशन है, मून मिशन है, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और शायद आपको याद भी हो, हमने पढ़ा था नासा जो है ये पहली बार इस आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजेगा। तो एक तो महिला होंगी और एक अश्वेत पुरुष होंगे, ये दोनों चांद पर जाएंगे इस मिशन के तहत। अश्वेत मतलब हो गया ब्लैक, ब्लैक मतलब जो अंग्रेज नहीं है, जिनकी गोरी चमड़ी नहीं है अंग्रेजों की तरह। अच्छा, अमेरिका के अभी पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने थे? लॉयड ऑस्टिन बने थे। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत की इसरो आप जानते ही हो। जाक्सा ये जापान की है और CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना की है। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। फिर बताइए दुनिया का पहला देश कौन सा है जो 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है? तो आंसर होगा ब्राजील। देखो, ब्राजील जीसस क्राइस्ट की 43 मीटर या फुट में बोलेंगे तो 141 फुट की ऊंची प्रतिमा बना रहा है, जो कि रियो डी जेनेरियो में स्थित जो 30 मीटर ऊंची 7 अजूबों में शामिल क्राइस्ट द रेडिमर स्टैचू है उससे भी ऊंची होगी। और दुनिया में सबसे ऊंची क्या यही है? नहीं, मैक्सिको में 249 फुट की मूर्ति है। उसके बाद पोलैंड में 172 फुट की स्मारक के निर्माण के बाद ये जीसस क्राइस्ट की दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जो बना रहा है कौन? ब्राजील। ब्राजील ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसकी कैपिटल होती है ब्राजीलिया। अभी इसरो ने ब्राजील के पहले सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था जिसका नाम है अमेजोनिया 1। अच्छा बताइए देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार किया? तो आंसर होगा बिहार ने। तो अभी बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कक्षा 9 से 12वीं तक का जो सिलेबस है और कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी किताबों की ई-लाइब्रेरी तैयार कर दी है। मतलब वे अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगी आपको, कहने का मतलब ये हो गया। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ ने इसे तैयार किया और इसके अलावा हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी आप जानते हो भारत की पहली चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
और भारत का पहला एफपीओ पोर्टल ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने, और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। देखो, बिहार की कैपिटल तो पटना होती है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। अभी आपको याद होगा बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड भी मिला था। फिर बताइए, अभी हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। जैकिंडा आर्डर्न यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और आईसीसी के चेयरमैन भी न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बार्कले उनका नाम है। फिर बताइए, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसको कहते हैं माना फॉरेस्टा, ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। माना फॉरेस्टा ये एक ऐसी आवासीय बहुमंजिल इमारत है जो पत्तों, झाड़ियों, पेड़ों और लताओं से हर तरफ से सुसज्जित है। तो यह अपार्टमेंट इस सोच के साथ बनाया गया है कि इंसान और प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के नजदीक लाया जा सके। अच्छा, अभी आपको याद होगा जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, यहाँ पे भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर खुला है किसानों के लिए। और अभी आपको याद होगा लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया था। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है सांची, मध्य प्रदेश में। अच्छा बताइए, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? वैसे अभी आईपीएल तो रोक दिए गए, लेकिन जब तक ये चल रहे थे अभी, तो वहीं से ये प्रश्न आता है कि 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस गेल। क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज के हैं और आईपीएल में तो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। और अब आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये बन गए हैं। दूसरे स्थान पर हैं एबी विलियर्स 237 छक्कों के साथ, और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान एमएस धोनी 216 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था, ये इस बार इसका 14वां संस्करण था, क्योंकि इससे पिछला वाला जो 13वां संस्करण हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। अच्छा, आईपीएल से सबसे ज्यादा यानी कि 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल से सबसे ज्यादा कमाने वाले विदेशी खिलाड़ी पूछा जाए तो 100 करोड़ रुपए के साथ एबी विलियर्स, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और इस साल के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? क्रिस मॉरिस थे, ये भी साउथ अफ्रीका से ही है और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं ये। इन्हें 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। संजू सैमसन का नाम भी वैसे न्यूज में था। अभी आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। अच्छा चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मथ। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्रिस्टीन वर्मथ को सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया है। वैसे मैरिक गारलैंड के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने थे। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। और एंथोनी ब्लिंकन वहाँ के विदेश मंत्री बनी है। वहाँ विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं और डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। और एक नाम और याद रख लो, जेनेट येलेन का, पहली महिला वित्त मंत्री ये बनी है। अच्छा, अमेरिका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं? एक तो युद्ध अभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार हम करते हैं, और टाइगर ट्रैम्प करते हैं, कोप इंडिया, ये सारी एक्सरसाइज हम करते हैं अमेरिका के साथ में। फिर बताइए, कौन सा संस्थान पहली बार अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यानी कि फूड सिस्टम समिट का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये सितंबर 2021 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट का आयोजन करेगा। और ये जो शिखर सम्मेलन होगा, ये जो समिट होगी, ये सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर खाद्य प्रणालियों को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में, और उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945।
फिर बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा एग्नेस कैलमर्ड को। तो सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद संयुक्त राष्ट्र की जांच टीम का नेतृत्व करने वाली एग्नेस कैलमर्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में। तो सिंपल से याद रखना एग्नेस कैलमर्ड का नाम। बाकी एनगोजी ओकोंजो-इवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हेनरी मोनिच ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी बने और एनडी जेसी अमेजन के सीईओ बने। फिर बताइए ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा सुभाष कुमार को। एक्चुअल में अभी तक ओएनजीसी के जो सीएमडी थे वो शशि शंकर थे, लेकिन 31 मार्च को अब ये रिटायर्ड हो गए, तो अब सुभाष कुमार को ओएनजीसी के सीएमडी का एडिशनल चार्जेस दिया गया। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बाकी जीपी सामंत ये भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने। ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और एनवी रमन हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये 48 नंबर के, क्योंकि अभी तक जो 47 नंबर के शरद अरविंद बोबड़े थे इनके रिटायरमेंट के बाद ये जो नए बनेंगे। अच्छा बताइए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा मुखमीत एस भाटिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं ये। बाकी आतिश चंद्र ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के नए सीईओ बने और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने। फिर बताइए ब्रिटानिया का अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये, जिनको अगले 5 सालों के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर थे। अच्छा एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं उस बुक के बारे में, अभी आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। साथ में ये भी बताओ शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। बाकी एग्नेस कैलमर्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई सेक्रेटरी जनरल बनी। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने और अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने। फिर हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आदिल जैनुल भाई को। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी सुभाष कुमार ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला। ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और मैंने आपको बताया एनवी रमन के बारे में, हमारे ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे शरद अरविंद बोबड़े के रिटायरमेंट के बाद, जो कि 47 नंबर के हैं। अच्छा बताइए अभी हाल ही में नाडा के महानिदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा सिद्धार्थ लॉन्गजाम। तो आईएएस अधिकारी हैं ये सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम और इन्हीं को नाडा के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। ये किनकी जगह लेंगे? नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। नाडा मतलब क्या हो गया? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अभी इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? सुनील शेट्टी को। बाकी एस रमन सिडबी के सीएमडी बने। आतिश चंद्र फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे 48 नंबर के। फिर है भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार 2021 नाम के एक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये वज्र प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास, ये इसका 11वां संस्करण था और हुआ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट नए बन गए जो बाइडेन, उनका नाम है 46 नंबर के हैं। यहाँ की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी उनका नाम कमला हैरिस है। अच्छा बताइए भारतीय सेना किस देश में आयोजित शांतिर ओग्रोशोना 2021 अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में वहाँ के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021, जिसे शांति का फ्रंट रनर भी कहा जाता है, ये आयोजित किया जाएगा और ये बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का प्रतीक भी होगा।
और इसमें भारतीय सेना सहित भूटान, श्रीलंका की सेना की टुकड़ियां भी पार्टिसिपेट करेंगी। और इस एक्सरसाइज का विषय है मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल मैंने आपको बताई क्या है, ढाका है, करेंसी टका है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है और अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है। फिर बताइए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खंजर नाम का एक अभ्यास का आयोजन किया था? तो आंसर होगा किर्गिस्तान के साथ। तो अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये खंजर नाम का अभ्यास हुआ था। कहां पे हुआ था? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। अच्छा बताओ, अभी काजिंद नाम का अभ्यास किस किस के बीच में हुआ था? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दश्त-लिक नाम का अभ्यास हुआ था। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक होती है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है सदर जापरोव। फिर बताइए, अभी दिल्ली ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भारत किस स्थान पे रहा? पहले स्थान पे रहा। अभी मार्च में हुआ था ये, और इसमें भारत ने टोटल 30 मेडल जीते हैं, जिसमें 15 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज है। इसके साथ भारत टॉप पे है, सेकंड नंबर पे इसमें अमेरिका रहा। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक, जर्मनी में। फिर बताइए, 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में होगी 2023 में पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये इसका 22वां संस्करण होगा और उज्बेकिस्तान पहली बार इसे होस्ट कर रहा होगा। और उज्बेकिस्तान से अभी याद है ना, मार्च में हमने उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज भी किया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। एक्सरसाइज का नाम था डस्ट लिक। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। फिर बताइए, अभी किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ये लुइस हैमिल्टन, और अभी इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं, किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। फर्स्ट पे रहे लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, सेकंड पे मैक्स वर्स्टपन रहे जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, और तीसरे नंबर पे रहे वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। फिर बताइए, हाल ही में आईसीसी ने किसे मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार को। आपको याद होगा, इस साल की स्टार्टिंग में आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है भुवनेश्वर कुमार को। और इसी तरह से लगातार तीसरे भारतीय बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले, क्योंकि जनवरी और फरवरी का भी जो अवार्ड है वो भारतीय खिलाड़ियों को ही मिला है पुरुषों में। जनवरी का किसको मिला था? ऋषभ पंत को। और फरवरी का मिला था रविचंद्रन अश्विन को। और मार्च का मिला है भुवनेश्वर कुमार को। और अगर मार्च महीने की ही हम बात करेंगे कि आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला, तो लिजेल ली को मिला है। ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। मैं आपको तीनों महीने का फिर से बता देता हूं, जो कि आपको याद रखने हैं। यहां से प्रश्न आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। किस महीने का आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। देखो, जनवरी में पुरुषों में बात करेंगे तो ऋषभ पंत चुने गए। महिलाओं में शबनीम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी की बात करेंगे, पुरुषों में रविचंद्रन अश्विन चुने गए। महिलाओं में टेमी ब्यूमॉन्ट, इंग्लैंड की प्लेयर है। और मार्च में हमने देखा पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में लिजेल ली जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। देखो, आईसीसी से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। स्थापना 1909 में हुई। सीईओ मनु साहनी है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विजडन अलमानक के 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को विजडन अलमानक के 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किया गया। तो 1971 से 2021 के बीच प्रत्येक दशक से एक क्रिकेटर का चयन किया गया। जैसे कि विराट कोहली को 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया, सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक का वनडे प्लेयर चुना गया, कपिल देव को 1980 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर चुना गया। इसके अलावा इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं बेन स्टॉक, उनको लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो बेथ मुनी हैं, उनको लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। और वेस्ट इंडीज के जो ऑलराउंडर हैं किरोन पोलार्ड, उनको लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया।
फिर बताइए उत्कल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। एक्चुअली 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में घोषित किया गया था और इसी के उत्सव में हर साल को 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ही ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस या उत्कल दिबासा के रूप में भी जाना जाता है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अभी नए चीफ जस्टिस बने थे एस मुरलीधर उनका नाम है। और बताया मैंने आपको कि आरबीआई की स्थापना भी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। फिर बताइए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इसे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या है? तो ये एक डिसऑर्डर है, मतलब एक दिमाग की बीमारी है जिसमें मरीज न तो ठीक से बात कर पाते और न ही दूसरों की बातों को समझ पाते, मतलब आप उनसे संवाद स्थापित, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर सकते। ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है और इसके लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। तो सिंपल से याद रखो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जिसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। फिर बताइए विश्व कला दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्ट्स डे 15 अप्रैल को। तो कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। सिंपल याद रखो वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया जाता है कब? 15 अप्रैल को। फिर बताइए विश्व आवाज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को और इसकी थीम आप याद रख लो वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस। फिर बताइए विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। हर साल ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है और इसकी थीम रही एडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, यानी कि परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। हीमोफीलिया क्या है, मतलब क्या होता है? इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के प्रोटीन या कारकों का अभाव होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है और उसको थोड़ी भी चोट लग जाती है और ब्लड निकलता है तो फिर वो निकलता ही रहेगा, ब्लड क्लॉट होकर रुकेगा नहीं। अच्छा बताओ ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के। और याद रखना हीमोफीलिया को हम ब्रिटिश रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशज एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। और वैसे 17 अप्रैल को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि भी होती है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। फिर बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस आप बोल दीजिए, इसके रूप में मनाया जाता है और ये दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। फिर बताइए हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 140 और इस इंडेक्स को जारी किया किसने? इस रिपोर्ट को जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और भारत इसमें 156 देशों में से 140वें स्थान पर रहा। टॉप पे इसमें आइसलैंड रहा, 12वीं बार इसने इस लिस्ट को टॉप किया। सेकंड पे फिनलैंड है और तीसरे पे है नॉर्वे। बाकी भारत के कुछ पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो बांग्लादेश 65 नंबर पे है, नेपाल 106 स्थान पे रहा, श्रीलंका 116वें स्थान पे रहा और भूटान 130 पे रहा, पाकिस्तान 153 पे और अफगानिस्तान 156 पे है, भारत 140 पे है। उसके अलावा अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था यूनाइटेड नेशन ने, उसमें भारत 139 पे था। टॉप पे उसमें फिनलैंड था और जो अभी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आया था उसमें भारत 56 पे था। टॉप पे टर्की था और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को रिलीज किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे रहा। टॉप पे था नॉर्वे। फिर बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किस जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा उधमपुर। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। एक्चुअली में 2020-21 में उधमपुर जिले ने 560.49 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
फिर बताइए, हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 49th नंबर पे। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ मिलकर के अभी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत 49 नंबर पे रहा। एक्चुअली में 49 नंबर पे दो देश रहे, भारत और थाईलैंड। टॉप पे कौन सा देश रहा? टॉप पे रहा स्वीडन, सेकंड पे रहा यूएसए और थर्ड पे स्पेन रहा। तो टॉप 3 मैंने आपको बताया, ये याद रखना, और भारत की रैंक आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको याद होगा अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 139 नंबर पे था और टॉप पे फिनलैंड था। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था। और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे तो नॉर्वे था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था और इसमें टॉप पे दो देश थे, एक तो न्यूजीलैंड और एक डेनमार्क। फिर बताइए, नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दरिबा लिंडम ने। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, हमने पढ़ा था 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके उपन्यास सनातन के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। और प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक हैं, अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान जीता है। अच्छा बताइए, सुपारी पालन नाम की जो बुक है इसको अभी रिलीज किया, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने ही इस बुक को रिलीज किया है, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। तो ये जो सुपारी पालन नाम की जो बुक है ये तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.के. जोशी के द्वारा लिखित इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है और यह अनुवाद किया डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। बाकी नितिन गोखले, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। संजय बारू ने इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा। और इंदिरा नुई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित 4 बुकों को जारी किया। आपको बताना है इन बुकों के लेखक कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किशोर मकवाना इसका आंसर होगा। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर आधारित 4 बुकों को रिलीज किया है। मैंने बताया बुकों को किन्होंने लिखा है, किशोर मकवाना ने लिखा है। अब इन बुकों के नाम भी ध्यान रखो, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। देखो, अंबेडकर जी से कुछ प्रश्न आपको याद होने चाहिए, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको याद ही है, मध्य प्रदेश में। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 31 मार्च 1990 में। और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? एक तो महात्मा गांधी जी और बाबा राव अंबेडकर जी ने। अच्छा, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्या भूमि। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। और बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नागपुर में है। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये मिलेगा आपको नागपुर में। अच्छा बताइए, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? इन्होंने ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ प्रश्न आप याद रखना। बाकी देखो, प्रोफेसर शरद पगारे का नाम आपने सुना होगा, अभी 31वां व्यास सम्मान इन्होंने जीता अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। जबकि शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनको अपने उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है जिसे 2021 में रिलीज किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा, देखना किसी न किसी एग्जाम में।
सुरेश रैना की यही आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसे मई 2021 में रिलीज किया जाएगा। और ये जो पुस्तक है ये सुरेश रैना ने खेल लेखक भरत सुंदरम के साथ मिलकर लिखी है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। अभी सोनू सूद की भी न्यूज में थी आत्मकथा, उसका नाम है आई एम नो मसीहा। और हमारे जो चेस प्लेयर हैं, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पिछले साल उनकी भी आत्मकथा आई थी जिसका नाम है माइंड मास्टर, ये भी याद रखना। अच्छा बताइए, ई संता जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ये किस प्रकार के उत्पादों से संबंधित है? तो आंसर होगा एक्वाकल्चर उत्पाद। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है ना, कौन? पीयूष गोयल। इन्होंने अभी हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए, समुद्री प्रोडक्ट्स के लिए ई संता नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलीय खेती करने वाले किसानों यानी कि एक्वा फार्मर्स को सशक्त बनाना। तो इस पोर्टल के तहत किसान अपनी उपज ई संता पोर्टल पर बेच सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये खरीदारों और किसानों के बीच में एक पुल की तरह काम करेगा, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, अभी किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था? तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। और बताइए अभी किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल को लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में। और एक और प्रश्न बताओ कि किस कंपनी ने अभी महिलाओं को उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया था? याद है क्या? गूगल ने। वैसे भी आपको यह भी याद होगा, मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिहाज से हेल्थ ऐप मानस को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये कृष्ण स्वामी विजय राघवन, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है मानस। मानस का मतलब होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल ऑगमेंटेशन सिस्टम। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? ये एप्लीकेशन विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए टेली परामर्श के साथ समर्पित है। अभी आपको याद होगा, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने ई संता नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और कुछ समय पहले हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। और हमारे कृषि किसान व कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। अच्छा बताइए, अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका निधन हो गया। नाम क्या है उनका? जीवीजी कृष्णमूर्ति है। तो 1993 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे ये, अब इनका निधन हो गया। अच्छा वैसे अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं आपके, क्या नाम है उनका? चंद्रा नाम है, 24वें नंबर के। बाकी बलबीर सिंह पूर्व हॉकी प्लेयर थे, ये बलबीर सिंह जूनियर, जिनका भी निधन हो गया। और योगेश प्रवीण, ये सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे योगेश प्रवीण, जिनका भी निधन हो गया अभी। फिर बताइए, अभी सीबीआई के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? रंजीत सिन्हा। सीबीआई के पूर्व निदेशक थे ये रंजीत सिन्हा, जिनका भी निधन हो गया। वैसे वर्तमान में सीबीआई प्रमुख कौन है? प्रवीण सिन्हा। अभी जीवीजी कृष्ण मूर्ति ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका निधन हो गया था। और डॉक्टर करला सुब्बा राव ये प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे, इनका भी अभी निधन हो गया। फिर बताइए, कौन सा देश अपने क्षतिग्रस्त फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से 10 लाख टन से अधिक विषाक्त जल को समुद्र में छोड़ेगा? तो आंसर होगा जापान। एक्चुअली में 2011 में जापान में बहुत भीषण भूकंप आया था और उसी के कारण फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि उसमें प्लांट का जो कूलिंग वाटर था वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के मिलने से दूषित हो गया। और तब से ही जापानी सरकार ने इस पानी को फुकुशिमा दाइची प्लांट में टंकियों में स्टोर करके रखा है। तो पानी की जो पहली रिलीज है लगभग 2 सालों में की जाएगी। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा।
और जापान में हमारे राजदूत कौन है? इंडियन एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा है। जापान की संसद को कहते हैं डाइट। आपको याद होगा कुछ समय पहले मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड 2020 की जो लिस्ट आई थी उसमें जापान का सुपर कंप्यूटर टॉप पे रहा था, उसका नाम था फुगाकू। और भारत का एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, वो उस लिस्ट में 63 नंबर पे था। अच्छा चलो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, बताओ फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में उत्कृष्टता केंद्र उड़ीसा जल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस अकेडमी में जल और अपशिष्ट जल के उपयोग के बारे में ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये अपनी तरह की पहली अकेडमी होगी जिसका मुख्य उद्देश्य है जल क्षेत्र में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और सेवा स्तर को बढ़ाना ताकि ग्राहकों को संतुष्टि और बेहतर स्वास्थ्य व पर्यावरण परिणाम मिल सके। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने सस्ती किराया आवास योजना को भी शुरू किया था। महाराष्ट्र ने अभी महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू किया था। बताइए कौशल्या मातृत्व योजना किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन बने? एस मुरलीधर। अच्छा बताइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूनी कार्बन कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HPCL। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रुपे प्लेटफॉर्म पर HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है यूनिक कार्बन कार्ड को लॉन्च किया है। ये एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL ने रुपे के साथ मिलकर के बनाया है। देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके CEO हैं राज किरण राय और इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपल टू बैंक विद। और HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर MK सुराना है। फिर बताइए भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। तो भारत जो है ये बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा और इस परियोजना पर भारत रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो भारत रूस करार के तहत किसी दूसरे देश में परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाने के मामले में यह पहला प्रयोग है और भारत इस न्यूक्लियर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में भी सहायता करेगा। ये बांग्लादेश के पद्मा नदी के किनारे रूपपुर में बनाया जा रहा है जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें 2 यूनिट है और प्रत्येक की जो कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट है। तो ये पहली बार है जब भारत देश के बाहर किसी भी परमाणु परियोजना में शामिल होगा, क्योंकि देखो भारत जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण में सीधे भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम रशिया के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा ढाका में, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। फिर बताइए नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए एम प्राइम कार्यक्रम किस उद्देश्य से संबंधित है? विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग ने अभी एम प्राइम मतलब हो गया अटल इनोवेशन मिशन, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में विज्ञान आधारित जो भी स्टार्टअप्स हैं और जो भी उद्यम है, जो भी बिजनेसेस हैं, उनको बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना। और अटल इनोवेशन मिशन ने इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया। देखो नीति आयोग से याद रख लो, एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजीव कुमार है। और CEO नीति आयोग के CEO कौन है? ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, अमिताभ कांत इसका आंसर है।